नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज जानकारी आपके लिए बहुत विशेष है। जानकारी है बिहार एस्टेट 2025 को लेकर। आपको पता है कि अब बीपीएससी टीआरई से पहले बिहार एस्टेट होना तय लगभग माना गया है। अगस्त में टीआरई होना है, उसके पहले ही बी एस्टेट आपका होना तय माना जा रहा है और उसके बारे में अब नोटिफिकेशन भी निकल आया है, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके लिए बनती है ताकि आपके लगभग डाउट्स पर चर्चा हम लोग कर सकें। ठीक है ना। बहुत सारे डाउट मन में उठते हैं, एज लिमिटेशन क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है, तो आज उसी पर चर्चा करेंगे, उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे आज के सेशन में। वीडियो अंतिम तक जरूर देखिएगा, आपको आपके काम की सारी जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए एक एक करके समझते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में। आपको पता है कि पेपर 1 जो होगा वो 9 और 10th के लिए होगा ना। पेपर 1 जो होगा वो 9th और 10th के लिए होगा और पेपर 2 जो होगा वो 11 और 12th के लिए होगा ना। पेपर 1 और पेपर 2 आपका 2 पेपर होना है टीचिंग एग्जाम के लिए। एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। बी स्टेट इसको बोलते हैं, बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन से, एक ऑप्शन आपका सही होगा जो आपको फिल करना है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर लेकर आएगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो आपका सीबीटी मोड में है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो सीबीटी मोड में है मतलब अलग अलग डेट पे एग्जाम होगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन भी आएगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन भी आएगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए अब सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेपर 1 के लिए। पेपर 1 मतलब मैंने पहले बताया 9 और 10 के लिए। ठीक है ना। अब इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, इन सारे सब्जेक्ट की बात करें, क्वालिफिकेशन जो रखा गया सबका, मिनिमम आपका 50% मार्क होना चाहिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। ठीक है ना। जो आप जैसे मान लीजिए आप हिंदी से दे रहे हैं 9 10th यानी टीजीटी का एग्जाम हिंदी से दे रहे हैं, तो आप पेपर 1 के लिए जाएंगे तो इसका मतलब आपका उस विषय में 50% होना चाहिए और एग्रीगेट भी आपका 50% होना चाहिए। ठीक है ना, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा बीएड भी आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस आपका बीएड भी होना चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, attain at least 45% in graduation or post graduation accompanied by B.Ed qualification। ठीक है ना। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो 45% से भी चल जाएगा प्लस बीएड। और इसके अलावा 4 साल का आपने अगर बीएससी या बीएड कर रखा है रिलेवेंट सब्जेक्ट में किसी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें फिजिकल एजुकेशन के लिए तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ। ठीक है ना, जिसमें फिजिकल एजुकेशन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर बैचलर डिग्री आपकी फिजिकल एजुकेशन में 45% के साथ मार्क होगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए और पार्टिसिपेशन होना चाहिए नेशनल या स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी गेम या स्पोर्ट कंपटीशन में। ठीक है ना। या फिर बैचलर डिग्री 45% मार्क के साथ होगी, आपका पार्टिसिपेशन स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी गेम या स्पोर्ट कंपटीशन या एथलेटिक्स में होना चाहिए। या फिर डिप्यूटेड इन सर्विस कैंडिडेट ना, दैट इज ट्रेन्ड फिजिकल टीचर हो आप, तो वहां पे आपका 45% आपका चल जाएगा, लेकिन 3 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस शर्त को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है ना। अब बात करें म्यूजिक टीचर की, म्यूजिक थीम की, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक एजुकेशन में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 50% मार्क के साथ। ठीक है ना। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग इन रिलेशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विल बी फाइनल। जो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का होगा वही फाइनल माना जाएगा अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो डिग्री को लेकर। फाइन आर्ट में बैचलर डिग्री फाइन आर्ट में होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना, 50% मार्क्स के साथ या इसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। यहां भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला अंतिम माना जाएगा। डांस वाले में अगर आप जाएंगे तो बैचलर डिग्री डांस एजुकेशन में होना चाहिए 50% मार्क के साथ,
और यहां भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है ना। अब बात करें स्पेशल स्कूल टीचर की। ठीक है ना। अब बात करें आपके स्पेशल स्कूल टीचर की, तो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स ना। फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, यू मस्ट हैव टू बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। किसके साथ? 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए स्पेशल स्कूल टीचर के लिए। दूसरा क्या है, एंड लिखा है और नहीं लिखा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब और क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में ना, जो कि क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई के थ्रू। ठीक है ना, वैलिड सीआरआर नंबर के साथ। या फिर बीएड होना चाहिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू बीएड इज इन स्पेशल एजुकेशन, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। अब क्या करें, कैंडिडेट शुड चूज एनी वन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट स्टडीज इन देयर ग्रेजुएशन, यू कैन सेलेक्ट अ सब्जेक्ट ग्रुप। आप जो भी सब्जेक्ट चुनेंगे आपने जो ग्रेजुएशन में अध्ययन कर रखा है उसके आधार पर ही चुनेंगे, अदर सब्जेक्ट लेकर नहीं आएंगे। जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी के आधार पर आप जाएंगे, अदर सब्जेक्ट जैसा कोई भी क्राइटेरिया यहां तय नहीं किया गया है। अब बात करें टीजीटी में 9-10 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें। तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, किसके साथ, फिजिक्स या मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट शुड बी स्टडीड एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। इसमें से 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप ग्रेजुएट हैं इंजीनियरिंग के साथ तो मैथमेटिक्स का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इस क्रम में ये चीज ध्यान रखिए, इट इज क्लैरिफाइड दैट द क्वालिफिकेशन ऑफ बीसीए इन कंप्यूटर साइंस, जो लोग कंप्यूटर साइंस से बीसीए किए हैं ग्रेजुएशन लेवल पे उनको भी इसमें शामिल माना जाएगा, यानी उनकी भी योग्यता मानी जाएगी। ठीक, मैथमेटिक्स के लिए। वहीं बात करें साइंस के लिए तो ग्रेजुएशन लेवल पे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो इस साइंस का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा द अबव मेंशन सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी आपकी एलिजिबल मानी गई है। ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी एलिजिबल मानी गई है। वहीं सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में आपका जो सब्जेक्ट है डिप्लोमा है ग्रेजुएशन लेवल पे वो क्या होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए 4 में से, जिसमें से 2 आपके जरूर होने चाहिए, या तो एक हिस्ट्री होना चाहिए या तो एक ज्योग्राफी। मतलब आप जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी से आपने ग्रेजुएशन 3rd ईयर कर रखा है कंप्लीट, या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से कर रखा है, या हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है, या फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री से कर रखा है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कर रखा है, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से। मतलब एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए, दूसरा बाकी बचे 3 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट की बात करें तो लैंग्वेज रिलेटेड के लिए पोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर ग्रेजुएशन ऑनर्स होना चाहिए डिप्लोमा लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट में। ठीक है ना। और या फिर इसको सब्सिडियरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। ये आपकी वांछित एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, अब बात करें पीजीटी की, यानी आपके 11th और 12th की पेपर 2 की एलिजिबिलिटी की बात। अभी तक तो पेपर 1 की एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे, अब बात करें पेपर 2 के एलिजिबिलिटी की। तो हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, मगही, पाली, प्रकृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस, फिलोसफी, फिजियोलॉजी, बॉटनी, इतने सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम है। क्या है, मिनिमम 50% मार्क्स आपका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा बीएड होना चाहिए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री क्वालिफाई कर रहे हैं 45% मार्क्स के साथ एडिशन बीएड क्वालिफिकेशन, लेकिन ये कुछ कैटेगरी के लिए, सबके लिए है नहीं। ठीक, या फिर आप मिनिमम 50% मार्क्स के साथ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास हो, बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो तो भी चलेगा, या फिर आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन हो जिसमें आप 3 साल का बीएड या एमएड प्रोग्राम अगर आपने एक साथ कर रखा है बीएड एमएड तो चलेगा, लेकिन उसके लिए 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है ना। इतने विषयों के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा। वहीं अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें
तो कंप्यूटर साइंस में क्या आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री आ जाएगी जिसपे 50% मार्क्स आपका होना चाहिए ना। डिग्री कहाँ से होनी चाहिए, डॉएक से होनी चाहिए डिग्री एट लेवल ए, या मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा, लेवल ए ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में आपके पास अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या AICTE से आपके पास डिग्री है तो चलेगा, चाहे वो BEIT हो या बीटेक हो, चलेगा वो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है ना। BET है या इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी चलेगी, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। BE या बीटेक डिग्री भी अगर आपके पास है किसी भी स्ट्रीम में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो आप मान्य होंगे। मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में है, MCA है या इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आप मान्य होंगे कंप्यूटर साइंस में। बीएड का यहां पे कोई भी रोल नहीं है अभी कंप्यूटर साइंस में, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये तो बता दिया, कंप्यूटर साइंस का बता दिया। एग्रीकल्चर की बात करें तो बैचलर डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है ना। ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, अच्छा ग्रेजुएशन में क्या विषय, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो होना चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या विषय हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस या फिर टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। It will be necessary to hold a post graduate qualifying qualification any of subject, कौन सा, सॉइल साइंस या हार्टिकल्चर में भी आपका ये सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, एक सब्जेक्ट इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर यहां भी आता है एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला अंतिम माना जाएगा। म्यूजिक की बात करें तो मास्टर डिग्री म्यूजिक एजुकेशन में होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, यहां भी कोई डिस्प्यूट होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला अंतिम माना जाएगा। अब पीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, सबसे पहले अगर फिजिक्स आपका है तो आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री अगर है तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, को दोनों में से कोई एक पढ़ा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में से कोई एक होना चाहिए। कॉमर्स है तो मास्टर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, हालांकि डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो लोग डिग्री के लिए हैं वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यहां लिखा देखिए शैल नॉट बी एलिजिबल, इनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, इनकी एलिजिबिलिटी मान्य नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। बॉटनी और जूलॉजी की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी या लाइफ साइंस आपके पास होना चाहिए, या जेनेटिक्स पढ़े हो या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, या मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें से कुछ भी आप पढ़े हो। बायो साइंस भी आपने पढ़ा है तो भी चलेगा, ठीक है ना। वहीं मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, दोनों में से किसी में भी आपकी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक। अब सवाल आया कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तो 2 यूनिट में आपका एग्जाम बटा हुआ है। यूनिट 1 आपका सब्जेक्ट कंसर्न है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। जब आप बात करते हैं यूनिट 1 सब्जेक्ट कंसर्न के, आपने जो सब्जेक्ट चूज किया होगा उससे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। वहीं आर्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। ईवीएस से 5 क्वेश्चन 5 मार्क के आएंगे। जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। मैथ से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। यूनिट 2 टोटल कितने क्वेश्चन आ गए आप यहां देखेंगे तो टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे 150 क्वेश्चंस 150 मिनट और 150 मार्क्स, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन 150 नंबर 150 मिनट, एक क्वेश्चन आप सही करेंगे 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब सवाल पैदा होता है एज लिमिट क्या है, तो यहां पे देखिए अनरिजर्व्ड मेल के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 है, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 40 इयर्स है, बैकवर्ड क्लास मेल और फीमेल के लिए 40 इयर्स है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास मेल और फीमेल के लिए 40 इयर्स है, एससी मेल और फीमेल के लिए 42 इयर्स है, और एसटी मेल और फीमेल के लिए 42 इयर्स मैक्सिमम एज बता रहा हूं। इस एज के ऊपर का कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिए एज अपनी। इसके बाद फिर आ गए सर्टिफिकेट और एग्जामिनेशन फी पर। सर्टिफिकेट इसका लाइफ टाइम वैलिड है, अगर आपने एक बार इस टेस्ट को पास कर लिया तो आप लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी हो जाएगी, जब भी वैकेंसी आएगी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं है। वहीं एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो पेपर 1 के लिए, ठीक है ना, एक पेपर के लिए आपको 960 रुपए देना अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं।
या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, बैकवर्ड क्लास से, मोस्ट बैकवर्ड क्लास से हैं। 960 रुपए दोनों पेपर देंगे तो 1440 1440 रुपए आपको देना है। वहीं SC ST दिव्यांग से आप हैं तो एक पेपर के लिए 760 रुपए देना है, दोनों पेपर के लिए 1140 रुपए आपको खर्च करने हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। ये एग्जामिनेशन फी आपकी रखी गई है। अब सवाल आता है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या करना है। देखिए नॉर्मलाइजेशन आपके रॉ मार्क्स पे नहीं आएगा, आपका जो रॉ मार्क्स है उसके बाद नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा। सपोज यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया है कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट का स्कोर 76 है तो आपको चाहिए था 75 ना, पासिंग मार्क्स क्या है 50%, 75 है, आपको पता है ना आपके BA स्टेट का पासिंग मार्क 50% है, ठीक है ना। तो अगर आप 76 पा गए तो आप तो क्वालिफाई हो गए रॉ मार्क्स से, रॉ स्कोर से अपने, ठीक है ना। लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ और पता लगा नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर आ गया 74.90, यानी 0.10 आपका कम है, आप एलिजिबल नहीं है, अब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए रॉ स्कोर आपका क्या रहा मैटर नहीं करता, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 50% यानी 75 या 75 प्लस आपका होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए उपयुक्त माने जाएंगे, क्वालिफाइड माने जाएंगे। ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने लगभग हर सवाल के आपके जवाब दे दिए। जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उन सभी सवालों को मैंने एक एक स्लाइड बना के इसलिए आपको दे दिया कि आपके लगभग सारे सवाल यहां टैकल हो जाए, और उम्मीद है कि हुए भी हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। सेशन पसंद आएगा तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि और भी लोगों तक ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।